मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रेगुलेशन को कंटिन्यू करते हुए हम ह्यूमरल कंट्रोल पे हैं और उसका सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे, दैट इज़ सर्कुलेटिंग वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था सर्कुलेटिंग वेजोडाइलेटर्स और इसमें जो थर्ड पार्ट है बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज़ आयंस एंड अदर केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले इसको ध्यान रखिएगा कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं, यहाँ पे जो वेजोडाइलेटर्स हैं उनको आप पहले चैप्टर्स में पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो अगर चैप्टर आपको पसंद आए, समझ में आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सर्कुलेटिंग वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स में इंक्लूड होते हैं, पहला है कैटेकोलामाइंस, दूसरा है एंजियोटेंसिन सेकेंड और तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजोप्रेसिन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आता है कैटेकोलामाइंस का, इसमें ध्यान से देखिए। कैटेकोलामाइंस ये अपना एक्शन का रोल प्ले करते हैं। व्हेन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इज देयर देन रिलीज कैटेकोलामाइंस एट देयर नर्व एंडिंग्स। और कैटेकोलामाइंस में मेनली दो तरीके के होते हैं, पहला है एपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का क्या एक्शन होता है? एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। और नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में बात करें, ये एक जनरलाइज्ड वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, मच ग्रेटर इफेक्ट ऑन अल्फा देन ऑन बीटा रिसेप्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ध्यान से रखिएगा कि एपिनेफ्रिन अल्फा और बीटा दोनों एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन एक जनरलाइज्ड वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है और इसका जो मोर इम्पैक्ट है वो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे ज़्यादा होता है रेदर देन बीटा। एपिनेफ्रिन के बारे में आगे डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे ये इसमें बताया कि अल्फ़ा और बीटा दोनों पे एक्ट करता है, तो जब ये अल्फ़ा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट इन वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इन स्किन एंड स्प्लैंक्निक एरियाज, ठीक है। और जब ये बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, दैट रिजल्ट इन डायलेशन ऑफ वेसल्स इन स्केलेटल मसल्स, लिवर एंड कोरोनरी आर्टरीज। तो ये पहला इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, मोर डोमिनेंट स्टिमुलेशन देन अल्फा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स के कंपैरिजन में बीटा रिसेप्टर्स का जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है वो बहुत डोमिनेंट इफेक्ट होता है। सो ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या होता है? स्लाइट लोअरिंग ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस, दिस इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। दूसरा, प्रोड्यूस स्लाइट फॉल इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बीटा रिसेप्टर्स इंड्यूस्ड, जब बीटा रिसेप्टर्स स्टिमुलेशन होता है तो जब बीटा रिसेप्टर्स का फाइनल रिजल्टेंट आता है, दैट इज इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, increase in cardiac output, overall resultant rise in systolic blood pressure and widening in pulse pressure। तो ये एक लाइन एक एमसीक्यू क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बनाती है, ध्यान रखिएगा। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं स्किन एंड स्प्लैंक्निक एरियाज में, और जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं इनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है डायलेशन ऑफ वेसल्स का डायलेशन हो जाता है स्केलेटल मसल्स में, लिवर में, कोरोनरी आर्टरीज में। तो मोर डोमिनेंट स्टिमुलेशन जो होता है इसका अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू से ज़्यादा होता है। तो चूँकि अल्फा रिसेप्टर से ज़्यादा डोमिनेंट रिजल्टेंट होता है, तो यानी डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब बीटा रिसेप्टर फाइनली इंड्यूस होते हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है और हार्ट रेट बढ़ जाती है, फाइनली कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड वाइडनिंग पल्स प्रेशर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स से स्लाइटली फॉल होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हम बात करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की, तो जैसे हमने बताया कि जनरलाइज्ड वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मच ग्रेटर इफेक्ट होता है अल्फा पे देन बीटा रिसेप्टर्स के कंपैरिजन में। सो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा? क्योंकि अल्फा रिसेप्टर पे ज़्यादा इफेक्ट है, इसलिए इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
बीटा की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अल्फ़ा के कंपैरिजन में मोर डोमिनेंट स्टिमुलेशन दैन अल्फ़ा रिसेप्टर। तो बीटा जब रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो इन्होंने क्या किया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम किया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कम किया। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं नॉर एपिनेफ्रिन की, तो एपिनेफ्रिन ने अपने अल्फ़ा और बीटा से दो अलग अलग रिजल्ट दिए। नॉर एपिनेफ्रिन की बात कर रहे हैं तो नॉर एपिनेफ्रिन का जो इफेक्ट होता है अल्फ़ा का ज़्यादा होता है दैन बीटा रिसेप्टर से, दैन इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरी बात करते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड के। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन बीपी रेगुलेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, इसका मैंने एक चैप्टर पहले भी पढ़ाया हुआ है एंजियोटेंसिनोजन के, तो आप उसमें से मेरे प्रीवियस चैप्टर्स में से देख सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो रेनिन है सीक्रेट बाय जेजी सेल्स ऑफ किडनी इन ब्लड। तो जेजी सेल्स से रेनिन किडनी के थ्रू सीक्रेट होता है, ब्लड में आता है। ऐसा कब होता है, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, रिलीज ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। Then renin catalyze the conversion of angiotensinogen into angiotensin 1। तो रेनिन की उपस्थिति में एंजियोटेंसिनोजन जो लिवर में फॉर्म होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मेनली जो लंग्स में है ये अपना एक्ट करता है, ओवरऑल मैक्सिमम जगह पाया जाता है। लेकिन होता क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग्स में है फाइनली एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है। ओवरऑल अब इसका इफेक्ट देखने को क्या मिलता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। एंजियोटेंसिन सेकेंड इज अ पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर 4 to 8 टाइम्स देन नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन के कंपैरिजन में एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है 4 से 8 गुना ज़्यादा पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग एक्यूट हैमरेज। एक्यूट हैमरेज की कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गई, तो जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट जो है बीपी को रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरा इसका इफेक्ट आता है थर्स्ट स्टिमुलेशन। क्या होता है, जब एंजियोटेंसिन सेकेंड जो कि पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ थर्स्ट है लीड्स टू, क्योंकि रिलीज़ जब ये हुआ उस समय वॉल्यूम कम थी, वॉल्यूम को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ थर्स्ट, सो लीड्स टू कंजप्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। रोल इन लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन। तीसरा, डिक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय किडनी। अब चूँकि ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम कम है, सोडियम कम है, वाटर कम है, तो उस कंडीशन में एंजियोटेंसिन का क्या इफेक्ट होगा, एक तो क्या कहते हैं ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा थर्स्ट मैकेनिज्म के थ्रू, दूसरा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, सोडियम की को रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये एक्सक्रीशन को कम कर देता है, सोडियम और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देता है। So angiotensin second cause water and sodium retention by kidney, increase ECF volume slowly, that would increase arterial blood pressure within hours or days. So कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन के बीच में जो है ये अपना रोल प्ले करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। रोल इन सो फाइनली जब लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन कंट्रोल, आप आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के कंट्रोल की बात करेंगे तो इस मैकेनिज्म को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट रोल आता है, हमने आपको बताया, वो तीसरा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वैसोप्रेसिन का। वैसोप्रेसिन जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH भी बोलते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। सीक्रेटेड इन माइन्यूट क्वांटिटीज, इंक्रीज वाटर रीएब्सॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स। अब ये मैकेनिज्म कैसे होती है कि जब किसी वजह से कोई सीवियर हैमरेज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाती है, उस कंडीशन में ये जो माइन्यूट क्वांटिटी में सीक्रेट होता है ये अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सीक्रेट होता है एंड हैज़ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट indirectly and increase water reabsorption and sodium reabsorption indirectly to maintain the blood volume towards the normal.
अब नेक्स्ट आता है इसमें आयन और अदर केमिकल फैक्टर्स का क्या रोल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, नीट पीजी में भी पूछे जाते हैं, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम का रोल है कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। पोटेशियम का क्या रोल है, कॉज वेजो डायलेशन। हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज इन पीएच, यानी अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ जाए तो पीएच कम हो जाती है, दैट कॉज वेजो डायलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड cause vasodilation in many tissues and marked vasodilation in brain. Finally, glucose और other vasoactive substance अगर increase हो जाते हैं, raise osmolarity of blood and that cause vasodilation. So these all are some ions or chemical factors that play important role in vasoconstriction and vasodilation. तो ये ध्यान रखिएगा, कौन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, कौन वेजो डायलेशन करवाएगा। इसके साथ ही अगर सर्कुलेटिंग वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर पे क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान आना चाहिए कैटेकोलामाइंस, एंजियोटेंसिन सेकेंड और वैसोप्रेसिन आपको मेंशन करना है। साथ में अगर कैटेकोलामाइंस पे रिलेटेड अलग से कोई शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आप बिल्कुल मेंशन करेंगे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो मेंशन करेंगे कि किस तरह से कहाँ पे ये एक्ट करते हैं और इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है। सो आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर चैप्टर समझ में आए सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।